एक ऐसा अनूठा रचनाकार जिसने लाफ्टर में जाकर बड़े झंडे गाड़े। शेखर सुमन, नवजोत सिंह सिद्धू जिस कवि की रचनाओं के फैन हो गए, जिसके पास ऐसी कला है जो मंच पर शायद किसी के पास नहीं है, वो इस कवि सम्मेलन में पहली बार आए हैं। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ, मन के साथ भाई दीपक सैनी को आवाज देना चाहता हूं, पहले कवि के तौर पर आमंत्रित करना चाहता हूं। तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पहली जलेबी है जो भट्टी में झोंक दी गई है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए वो पहला वो फूल है जो देवता के शीर्ष पर चढ़ाया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित कीजिएगा हमारे हास्य के बहुत अद्भुत रचनाकार, चितेरे रचनाकार, और एक शुभकामना दीजिएगा। आने वाले समय में प्रकाश झा के भांजे एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं और कई बड़ी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है। एक बड़े रोल में हमारे दीपक आपको इसी वर्ष सुनहरे पर्दे पर दिखाई देंगे। हो सकता है कि फिर इस कवि सम्मेलन में वो इतनी आसानी से हमें उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन यदि वो भी उपलब्ध हैं तो आइए हम एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई श्री दीपक सैनी जी। बहुत सारी ज्ञान की बात अभी पूनम जी ने की, प्रवीण भैया ने भी की, समय भी बहुत अधिक हो गया। एक छोटी सी ज्ञान की बात मैं भी कर देता हूं, क्योंकि पहली बार आज इस प्रोग्राम में आया हूं। पीछे तक लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे ज्यादा ज्ञान की बात इस पूरे प्रोग्राम में आपको मिलेगी नहीं, मेरा दावा है। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि, कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करते। बहुत अच्छे, वाह। ये सारे पीछे हैंडपंप रखे हुए हैं, इधर देखो ये पीछे बोरवेल बैठा हुआ है पूरा। दरअसल क्या है कि आजकल टेंशन है भाई साहब, इतनी टेंशन होगी, हंसना हंसाना बहुत मुश्किल काम है। अभी पूनम जी आई थी मुझसे पहले, उन्होंने बड़ी अच्छी सरस्वती वंदना की, उनके तुरंत बाद मुझे बुला दिया। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा आ गया। नहीं बहुत बढ़िया। क्या पीछे एक अंकल तो ऐसे, मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल ऐसे बैठ रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। दरअसल क्या है कि आजकल टेंशन का माहौल है, इतनी टेंशन हो गई, हंसना हंसाना बहुत मुश्किल काम है। आपने मुझे बुलाया कि मैं थोड़ा हंसाने का आपको प्रयास करूं, वरना भाई साहब आजकल बहुत टेंशन, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं आप सबको बताऊं कि मैं दिल्ली से आया हूं और टेंशन हम दिल्ली वालों को कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। परवीन भैया हमारा टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम दिल्ली वालों ने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। नहीं ताली बजाने की बात नहीं है, टेंशन गाजियाबाद से ही गई है भाई साहब। टेंशन ही है, वो सुबह किस बात पर नाराज हो जाए उनके बच्चों को नहीं पता। वाह, कुछ नहीं पता जी। आजकल उनका एक ही काम है 3 साल से, आप सुबह सुबह कोई भी न्यूज चैनल खोलो, केजरीवाल जी का एक ही काम मिलेगा आपको। सुबह सुबह न्यूज में आएंगे, नहा धो के टीवी शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है, एक बार दे दो बस। भाई साहब पता ही नहीं लगता वो कब किस बात पर नाराज हो जाए। ये सारी टेंशन है। अच्छा और भी मैं बता रहा हूँ, आजकल सबसे ज्यादा टेंशन हमारे देश में किसने दी है, तो पॉलिटिक्स ने दी हुई है। सबसे ज्यादा टेंशन कहीं से आती है, तो वो राजनीति से आती है। यहाँ पे राजनीति के बहुत काफी सारी पार्टियों में लोग मौजूद है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वरना आजकल सबसे ज्यादा टेंशन नेताओं ने दे रखी है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, हम लोग नेताओं में घिरे हुए हैं। हमने देखा 4-5 नेता गाँव में दौरा कर रहे थे, सबकी गाड़ियां आपस में टकरा गई, सारे चल बसे। गांव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस निकल के आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला भाई तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था। गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं, हमने सोचा झूठ बोल रहा होगा। ये सारी टेंशन है। फिल्म की बात की, प्रवीण भैया ने फिल्म आएगी अक्टूबर में, जन्नत इश्क, आप उसमें देखोगे, मैंने बहुत अच्छा उसमें रोल किया है। वरना प्रवीण भैया आजकल फिल्में भी ऐसी ऐसी आ रही है। एक मूवी आई पिछले दिनों, आपने देखी होगी, टाइगर जिंदा है, पूरे देश में उसके बड़े बड़े बोर्ड लगे, टाइगर जिंदा है। प्रवीण भैया ने कहा बड़ी अच्छी मूवी है, टाइगर जिंदा है। मैंने कहा टाइगर तो जिंदा है, मरा तो हिरन था। तो मैं आपको पॉलिटिक्स की बात बता रहा था, मैं जल्दी से अपनी पारी शुरू करूंगा, क्योंकि टीम बहुत लंबी है और मौसम का भी ध्यान रखना है हमें। एक से बढ़कर नेता हमारे देश में पाए जाते हैं। मैं कुछ बड़े बड़े राजनेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करूंगा, आपको मजा आ जाए। तो आज मैं पहली बार आया हूं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं पहली बार आया हूं। एक से बढ़कर नेता हमारे देश में, मैं कुछ नेताओं को प्रस्तुत करूंगा। हर नेता का अंदाज अपना होता है बात करने का, तो हर नेता सर अपने हिसाब से बात करता है। एक नेता है बिहार में लालू यादव, आप सब जानते हैं, उनका अपना स्टाइल है। देखना आपको लगे कि वे सारे नेता इस मंच पर आ गए हैं, तो मैं आपके सामने
मुझे लगा लालू जी आ गए। अच्छा लालू जी का अपना स्टाइल है। आपको लगे कि मैं एक एक करके बहुत बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद नई नई कुछ एक आध कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। लालू जी का अपना स्टाइल है। अभी पटना यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे 2 साल पहले, जेल जाने से पहले। सामने से एक लड़का उठा, लालू जी को एक लाइन में निपटा दिया। लालू जी जैसे माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी, भाइयों बहनों कब अच्छा दिन आएगा, नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोग हैं। सर एक से बढ़ के नेता है। एक और नेता है नवजोत सिंह सिद्धू। मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था। आपको पता है कि सिद्धू जी एक बार बोलना शुरू कर दे तो भगवान ही रुकवा सकता है, आदमी में ताकत नहीं है। उनका अपना स्टाइल है भाषण देने का। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। लेकिन दोस्तों एक नेता मैंने ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 पीढ़ियां बीत गई, ये नेताजी बोल कर रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा और आप समझ जाओगे मुलायम जी के बारे में बोल रहा हूं। भाई साहब किसी को समझ में नहीं आता, जब मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश जी से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे मुलायम सिंह जी, और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारे अंदर। वाह वाह वाह। हाँ भाई चलू वो लेहू जितनी महंगी भाई लेके हमें पहने जाए जितना हमें गरीब मिलेगी। अच्छा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं थोड़ा टीवी की आवाज बढ़ाई, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं दोबारा शुरू हुए। उत्तर पड़ेगा हमारे जितनी भाई चलू वो लेहू हमारे पहले राहुल ने मरवा दिया। मैं पिताजी को ले आया बुला के, मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फिर शुरू हुए। हमारे बेटा उत्तर प्रदेश जितने हमारे हुए पहले मायावती तुम्हारी बुआ और हमारे जिले उत्तर जितने हमारे घर राहुल। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सारे यही मर जाएंगे। ये क्या हर नेता का अपना अंदाज है। अब एक आवाज दोस्तों मैं आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आपने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, मेरा दावा है, और आपको मजा आ जाएगा क्योंकि आपके यहाँ से सांसद रहे हैं कई वर्षों तक, अनेकों बार, शायद 3 बार सांसद रहे हैं यहाँ से। भारत के बहुत लोकप्रिय नेता हमारे गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनका अंदाज आपको पता है। जब वो बात करते हैं तो आपको लगे कि आपके सांसद आपके इसी मंच पर आ रहे हैं, पूर्व सांसद, तो मुझे तालियों से बताना। उनका अंदाज देखना जब वो लोकसभा में बात करते हैं, आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी इसी तरह से बात करते हैं, तो मुझे आपकी सबकी तालियां चाहिए। जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदया, अपना स्टाइल है उनका। अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल हमारे देश की राजनीति का है, तो मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री, मैंने उनसे एक बार बात की, मैंने कहा राजनाथ जी पाकिस्तान रोज हमारे ऊपर हमला कर देता है, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या हो रहा है। राजनाथ सिंह जी का जवाब आपको अच्छा लगे तो पूरे मजे लेना कभी सम्मेलन के। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद कोई समस्या नहीं है, आतंकवाद को सीमा के पार कर देंगे। मैंने कहा जी कितना पार कर देंगे, कम से कम 56 इंच। उनका स्टाइल है सर, हर किसी का स्टाइल अलग होता है, लेकिन एक आवाज है इन दिनों जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। उनकी आवाज हर आदमी सुनता है, जो उनको पसंद करता है वो भी सुनता है, जो पसंद नहीं करता वो भी सुनता है। अभी मोदी जी मेरे सपने में आ गए पिछले दिनों, और मैंने उनसे देश की बड़ी गंभीर समस्याओं पे बात की। मैंने कहा मोदी जी देश में सबकी चोटी काट के ले जा रहा है कोई, आपने सुना होगा देश में सबकी चोटी कटी, पता है ना। हाँ जी कहे तो ऐसे कर रहे थे जैसे ने काटी है। उनका अपना स्टाइल है। अभी मेरे सपने में आया, मैंने कहा मोदी जी चोटी कौन काट रहा है। मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया। आपको लगे कि भारत के प्रधानमंत्री इस टॉपिक पर यही बोलते तो पूरी मस्ती लेना। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये
हमारी माता बहनों को कैशलेस बना रहा। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे भाई साहब केजरीवाल जी आ गए। मैंने कहा केजरीवाल जी सबकी चोटी काट, ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी मोदी कटवा रहा है, देश के अंदर कोई नहीं कटवा रहा जी, सारी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है चोटी, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। ये सारी मोदी कटवा रहा है। मैंने कहा भी आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजे हैं। मनीष सिसोदिया गंजा नहीं है, गंजा नहीं है, मनीष सिसोदिया गंजा नहीं है, वो लोकपाल मांगते मांगते सरकार तिरपाल उड़ा हुआ है। शुक्रिया भाई साहब, उनका स्टाइल है केजरीवाल जी का अपना, वो किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं भाई साहब। अभी उन्होंने सबसे माफी मांग ली, जिनको कुछ नहीं बोला उनसे भी माफी मांग ली उन्होंने फ्लो में। उनको पता नहीं, तभी मेरे सपने में आ गए। मैंने केजरीवाल जी से पूछा, मैंने कहा सर आप कह रहे हो देश की सारी ईवीएम मशीनें खराब है, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा जी सारी वोटिंग मशीन खराब है, ये क्या हो रहा है? उन्होंने जो लॉजिक दिया, मजे लेना आप, वो केजरीवाल जी ही दे सकते हैं। मैंने कहा सर क्या हो गया, आप कह रहे हो आपको पता नहीं है, ये सारी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है, सारी गड़बड़ है, सारी ईवीएम मशीनें खराब है, जांच करवाई है मैंने इसकी जांच करवाई है मैंने, सारी खराब है ये। मैंने कहा जी कहाँ जांच करवाई है? मोहल्ला क्लिनिक पे। ये सारी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है, और मुझे पता लगा है जहां पे ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं, भाजपा वाले गड्ढा खोद के एक आदमी उसके अंदर बिठा देते हैं। बहुत अच्छे। वो आदमी रात को निकल के आता है, सारी वोट निकाल के भाजपा में डाल देता है, भाजपा जीत जाती है। करप्शन हो रहा है जिस देश के अंदर ही करप्शन हो रहा है। मैंने कहा जब क्या करना चाहिए, अब एक ही तरीका है इस देश में इलेक्शन करवाने का, एक ही तरीका है। आपको लगे कि इससे बढ़िया तरीका चुनाव करवाने का कोई हो नहीं सकता, तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। आपको लगे कि ये लॉजिक सिर्फ केजरीवाल जी दे सकते हैं, अब एक ही तरीका बचा है जिस देश में चुनाव करवाने का, एक ही तरीका, एक ही तरीका। मैंने कहा क्या तरीका है? हम ईमानदार आदमी हैं, हम आम आदमी हैं, अगर हम दिल से कह दे कि हम जीत रहे हैं तो जीता हुआ मान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा केजरीवाल जी को लेकर आए अन्ना हजारे जी, आपको पता है भी अन्ना जी का भी आंदोलन हुआ, देखा ना आपने, अभी दोबारा से अन्ना जी ने आंदोलन किया। दोस्तों अन्ना हजारे जी को भी बोलते हुए आपने कभी किसी कलाकार के मुंह से नहीं सुना होगा, मेरा दावा है। आपको लगे कि अन्ना जी आपके इस मंच पर आए हो तो मुझे बताना। अभी अन्ना जी ने आंदोलन किया पिछले महीने, प्रवीण भैया, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा अन्ना जी ये क्या हो रहा है, आपने आंदोलन क्यों किया? मैं चाहता हूँ मोदी जी ने पिछला बजट ठीक नहीं दिया है, मैं आंदोलन किया। मैंने जी पिछला बजट ठीक नहीं था, पिछले साल आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? गर्मी बहुत थी। मैंने कहा अगस्त में कर लेते, बारिश बहुत थी। मैंने कहा दिसंबर में कर लेते, ठंड बहुत थी। मैंने कहा अब क्यों कर रहे हो? मैं खाली बहुत हूं। ये सारी पॉलिटिक्स की टेंशन है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव आ गए, अभी तक भी टेंशन दे रहे हैं नेताओं को। बाबा ने अपना मंच बनाया हुआ तो सबको योग सिखा रहे थे, अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाति कर रही है। तभी उनके बाद एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्या बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तो अब एक नेता खड़े हुए, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम खूब करवाई। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन? ये सारी समस्याएं टेंशन है। आप इतना बड़ा कवि सम्मेलन आप कराते हैं, मुझे प्रवीण शुक्ल जी के माध्यम से यहाँ पहली बार आने का अवसर मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं एक आधी कविता आपको, एक आध छोटी छोटी कविता आपको सुना करके अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि कविता का इतना बड़ा ये कार्यक्रम है तो मेरा फर्ज बनता है मैं अच्छी अच्छी कविता आपको सुना करके जाऊँ। आजकल जैसा माहौल आप देख रहे हैं, तरह तरह के बाबा सारे जेल में जा रहे हैं, हमारे धर्म के नाम पर जितना आडंबर हुआ, मैं उस पर सबसे पहले एक छोटी कविता आपको सुनाता हूँ। और आज शनिवार का दिन है, बात मैं वहीं से शुरू करता हूँ, आप सुनिएगा। आप कविता सुनने वाले लोग हैं, आपको लगे कि मैंने ठीक लिखा है तो आपकी तालियां मुझे चाहिए। सुनिए। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट यानी दलाल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति। वो मूर्ति मुझे एक तक घूरती, तभी वो आदमी बोला जय शनिदेव।
बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा ना दूं तो बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पर शनि चढ़ा है, तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा अबे दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूं, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है। तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है। वो मुझे घूरते हुए बोला, भाई मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब तो आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने कहा मैं कवि हूं। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोंपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझकर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। एक और बिल्कुल ताजी कविता सुना करके मैं अपना स्थान लेता हूं। इन दिनों का इस कविता पर मुझे आप सबका विशेष ध्यान चाहिए, खास करके तो प्रेस के और मीडिया के जो हमारे दोस्त बैठे हैं। ये ऐसा विषय है दोस्तों जिस पर बहुत कम कविताएं आपने सुनी होंगी, और बहुत बड़े बड़े लोग सीएम पीएम मंत्री संतरी भी इन पर बोलने की हिम्मत नहीं रखते। प्रवीण भैया, मैं इस मंच पर एक कविता सुनाता हूँ, मीडिया के को इशारा करती हुई कविता है कि मीडिया कुछ चीजें ऐसी करता है जिसकी देश को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मीडिया बहुत से ऐसे काम करता है, अगर मीडिया ना हो तो हमें शायद उसकी जानकारी कभी ना मिल पाती, लेकिन मीडिया कुछ चीजें ऐसी करता है जिसकी देश को बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। तो मैं एक छोटी कविता सुनाता हूं, हम लोग मीडिया पर थोड़ा हास प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आपको लगे जितने पीछे तक लोग कविता सुनने आए हैं कि मीडिया में ऐसा होता है, तो सबकी तालियां मुझे आपकी चाहिए ताकि ऐसी कविता और लिखने की शक्ति मिले। एक बार तालियां बजा दीजिए इस नई कविता के लिए। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये घटना कहीं भी हो सकती है। अब अलग अलग चैनल इसको कैसे बेच रहे हैं अपने तरीके से, उसके मजे लेना। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? वाह वाह, क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। बहुत अच्छे। दूसरे चैनल पर आपको लगे कि मीडिया ऐसा भी करता है तो मजे लेना। दूसरे चैनल पर रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हाँ, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अपने प्रस्तुति का सबसे बारीक में आप सबको चरणों रखता हूं, जो लोग समझ जाए मुझे बताइएगा कि मीडिया वालों ऐसा भी करते हैं। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है, पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बहुत अच्छे, बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और ये विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए कि ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ज्यादातर तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर उधर से उलझ उलझ खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और हकीकत तो ये है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स
धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाएंगे, शायद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।